Hi, good morning dear students. So today I am going to explain you Hindi. So I will talk in Hindi only. भाइयों बहनों, मित्रगणों, इस बार आने वाली बोर्ड परीक्षा में हमारा हर एक बच्चा उत्तीर्ण होगा, मतलब पास होगा, अगर वो अपना पेपर ठीक से लिखेगा तो। नहीं लिखेगा तो कैसे उत्तीर्ण होगा, मतलब पास होगा। तो चलो आज हम आपको सिखाते हैं अव्यय। अव्यय ये हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है। इंग्लिश मीडियम के लिए ये थर्ड सब्जेक्ट है। इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश पेपर 1 होता है, मराठी पेपर 2 होता है और हिंदी पेपर 3 होता है। तो हमारी जो हिंदी की चेकिंग होती है वो थर्ड लेवल की चेकिंग रहती है, लेकिन फिर भी वो लोग इतने तो स्ट्रिक्ट रहते हैं कि बच्चे का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो ये जो ग्रामर है, व्याकरण, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे को सिर्फ इतना समझ में आ जाए कि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर वो ये समझ जाए कि अटेम्प्ट कैसे करना है तो उसका मार्क्स ज़्यादा अच्छा आ सकता है। प्लस उसकी बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए। इतना तो नॉलेज हो कि कंटेंट क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो चलो मैं आज आपको बताता हूँ कि अव्यय का इस्तेमाल करके हम अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। एग्जाम में 10वीं के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश मीडियम के बच्चों को क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय पहचान कर उनके भेद लिखो। इजी, मतलब दे हैव गिवन अ सेंटेंस, एग्जाम्पल दे हैव गिवन अ सेंटेंस और हमें इतना ही करना है, एक वर्ड लिखा और उसका अव्यय पहचान। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो शब्द उस सेंटेंस में है कौन सा और उसको क्या बोलते हैं, कौन सा अव्यय बोलते हैं। जब ये पहचानने आ जाएगा तो उसकी स्पेलिंग आना जरूरी है, ठीक है। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है 2-2 मार्क्स के, दिए हुए शब्द का अव्यय भेद पहचान कर वाक्य में प्रयोग करो। दैट मीन्स दे हैव गिवन अ वर्ड, यूज इट इन योर ओन सेंटेंस बट अकॉर्डिंग टू अव्यय का नियम। ओके, सो इसका एग्जांपल मैंने दिया है, शब्द है बिना, उत्तर मैंने लिखा के बिना। मैं के नहीं भी लिखता तो भी मेरे सेंटेंस में के आता। सीता के बिना राम अधूरे हैं, तो बिना को मैंने अंडरलाइन कर दिया। उन्होंने बोला था वाक्य लिखो, वाक्य में प्रयोग करो, मैंने किया, शब्द का इस्तेमाल हो गया, आई गेट 1 मार्क। तो ऐसे 2 क्वेश्चन सेंटेंस वाले, 2 क्वेश्चन अव्यय पहचानने वाले आ सकते हैं। देखिए, जब हम किसी चीज को भी पहचानने की बात करते हैं तो हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि दिए हुए फलों को पहचानो और उनके नाम लिखो, तो पहले तो हमें पहचानने आना चाहिए कि हाँ ये एप्पल है, ये बनाना है, ये सेब है, ये संतरा है, हमें पहचानने आना चाहिए, तब हम लिख पाएंगे। उसी तरह अव्यय के भी भेदों को पहचानने आना चाहिए। तो 4 टाइप के अव्यय होते हैं, नाम सुन लीजिए, स्पेलिंग ध्यान में रख लीजिए। क्रिया विशेषण अव्यय पहला, दूसरा है संबंध सूचक, ऐसा कई बार बोल के देखना, नहीं तो आप ऐसा बोलोगे क्रिया सूचक, समुच्चय संबंध, विस्मयादि क्रिया विशेषण, सब कंफ्यूज होगा। तो नाम कई बार बोलकर याद कर लीजिए, रट्टा नहीं मारना है, जबान पे बैठ जाए। क्रिया विशेषण अव्यय फर्स्ट, संबंध सूचक अव्यय सेकंड, संबंध समुच्चय बोधक अव्यय तीसरा, और लास्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये नाम है, इनकी स्पेलिंग आना जरूरी है। अब देखते हैं इनको पहचानेंगे कैसे। अगर सेंटेंस आ गया एग्जाम में तो शब्द कौन सा है और उस शब्द का
भेद यानी टाइप ऑफ अव्यय कौन सा है, ये जानने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो अब तक तो ग्रामर का कुछ भी आपको आया नहीं, आगे भी नहीं आएगा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड अंडरस्टैंड। क्रिया विशेषण अव्यय कैसे पहचानेंगे? किसी सेंटेंस में अगर आपको इनका जवाब मिलता है, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किस तरह, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किस तरह। इंग्लिश में एडवर्ब तो सुना ही होगा, नेम, ओके, वेयर यू फाइंड, हाउ द थिंग हैपन, वेयर इट हैपन्स, हाउ मच इट हैपन्स, हाउ मेनी टाइम इट हैपन्स एंड व्हाई इट हैपन्स। तो उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। अगर आपको ऐसे शब्द मिले जो कब, कहाँ, कैसे, कितना का जवाब ऐसे शब्द वाक्य में होता है, तो समझ जाना उस शब्द को हम बोलेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्लियर? may I go further? yes. दूसरा है संबंध सूचक अव्यय कैसे पहचानेंगे? वाक्य दिया होगा, वाक्य के अंदर शब्द ढूंढना है, कौन से वाले? के लिए, की और, की तरह, के साथ, के बिना। समझ गए? अगर आपको ये शब्द मिलते हैं लिए और तरह, तो उसके पहले ना कोई विभक्ति यूज में होगी, जैसे के, की, इस तरह के शब्द। तो आप इन दोनों शब्दों को अव्यय नहीं बोल सकते, लेकिन इस्तेमाल जरूर होता है। तो ये शब्द जो है यही अव्यय है, लिए और, तरह, साथ, बिना। ठीक, जैसे यहाँ पे बिना शब्द दिया था, मैंने यूज किया के बिना। तो इन शब्दों को अगर आप ढूंढ लेते हो तो वो शब्द लिखना है और उसके आगे लिखना है संबंध सूचक अव्यय। ये शब्द सेंटेंस में मिलेंगे। नेक्स्ट वन, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का मतलब होता है कंबाइंड एंड फुल, कंप्लीट। कॉम्बिनेशन, दो सेंटेंस होते हैं। हम अक्सर जब हिंदी में या इंग्लिश में बात करते हैं, किसी भी भाषा में बात करते हैं, तो दो वाक्यों को, दो सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल होता है, अगर तुमने मेरा वीडियो नहीं देखा तो समझ लेना कि तुम खल्लास। अब इसको एक शुद्ध भाषा में बोलना, यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपका नुकसान कर सकता हूं। तो मैंने दो सेंटेंस जोड़ा। कैसे? आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, एक, आपका नुकसान कर सकता हूं, ये दो सेंटेंस है। जुड़ा कैसे? अगर, तो, इन शब्दों को यूज करके। तो जो शब्द वाक्य में, जो शब्द दो सेंटेंस के पार्ट को जोड़ दे और वो एक सेंटेंस बन जाए, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। एग्जाम्पल, और, पर, परंतु, लेकिन, ताकि, बल्कि, क्योंकि, कि, तथापि, मगर, एवं, या, तो, जब तक, यदि, तो, इसलिए। ठीक है? तो अगर, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, ये जो शब्द होते हैं, ये आपको समुच्चय बोधक की तरफ इशारा करते हैं। May I continue? Yes? Okay. Next is विस्मयादि बोधक अव्यय। अभी विस्मयादि का मतलब होता है शॉक्ड हो जाना, अमेज्ड हो जाना, एक्सक्लेमेशन शो करना। तो यहाँ पर जो शब्द आपको पहचानने वो है अबे, वाह, आह, ओह, हाय, हाय राम, उफ, अरे, वाह, वाह दो बार किया, अच्छा, छी, धत, हे भगवान। इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये गांधी जी की छवि देखकर, यानी ये एक्सक्लेमेटरी साइन देखकर, चिन्ह देखकर आप पहचान जाएंगे कि वो शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है।
पहले आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, 10, 15, 20, 25, 30 क्वेश्चंस अलग अलग टाइम पे। जब आपको आदत हो जाए फिर आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जाइए, उसमें भी 10, 15, 20 सॉल्व कीजिए। तो ऐसा करने के बाद में और खुद को करेक्शन देने के बाद में आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपकी कम से कम 2 से 4 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी, मराठी, इंग्लिश ये तीनों लैंग्वेज महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इस बात पर ध्यान दें कि आपको ना लैंग्वेजेस को समझना और राइटिंग स्किल में बेहतर होना। तीसरी चीज आपका ग्रामर क्लियर होना। ये अगर सब अच्छा है तो वेरी इजीली यू कैन स्कोर 60+ इन इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी, क्योंकि ज्यादातर इजी चीजें राइटिंग स्किल, व्याकरण में आ जाती है। बाकी रही बात, अगर आप हिंदी की पूरी किताब पढ़ डालो, मराठी, इंग्लिश की पूरी टेक्स्ट बुक आप अच्छे से पढ़ डालो, तो उससे आपको मिलेगा क्या? उसमें कोई रट्टा तो मारना नहीं है। क्या आपने लेसन्स को समझा है और क्या आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न्स पता है? और अगर वो क्वेश्चंस आ जाते हैं तो क्या आपको प्रेजेंट करने आता है? लैंग्वेज में ये पैसेज सॉल्व करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हर बच्चा एवरेज या बिलो एवरेज उसको नहीं कर पाता है। तो जब वो नहीं कर पाता है, अच्छा अगर वो एग्जाम में अटेम्प्ट किया क्वेश्चन इस तरह के पैसेज वाले क्वेश्चंस, तो उसको मार्क्स जो मिलते हैं ना वो स्कॉलर स्टूडेंट से ज़्यादा डिफरेंस के नहीं होता। अगर 40 मार्क्स का पैसेज एक स्कॉलर बच्चा अटेम्प्ट करता है तो उसको आएंगे 30-35, ओके, समझो 30 मार्क्स। अब एवरेज और बिलो एवरेज वाले बच्चों ने जो पढ़ा ही नहीं था और फिर भी अटेम्प्ट किया तो उनके आ रहे हैं 20-25, 15-20-25। तो सोच लो ज्यादा डिफरेंस कहाँ है? ऑफ कोर्स डिफरेंस है, लेकिन उतना डिफरेंस नहीं कि बिना पढ़े एवरेज बच्चे ने या बिलो एवरेज बच्चे ने 15-20 मार्क्स स्कोर कर लिया पैसेज को। फिर भी ये डिफरेंस होने के बावजूद सीधी बात है आगे तो स्कोर जो है वो स्कॉलर बच्चे का ही बढ़ेगा। तो कमजोर बच्चे को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो पूरी किताब पर फोकस ना करने के बजाय, यानी अपना टाइम ध्यान दे, लेसन पढ़े, समझे, प्रैक्टिस भी करे, पर ज्यादा प्रैक्टिस उसको राइटिंग स्किल और व्याकरण यानी ग्रामर पर ध्यान देना चाहिए, ताकि इजी तरीके से सोचो ना, आपने सिर्फ वर्ड देखा और पहचान लिया, 1 मार्क मिल गया। सेंटेंस देखा और आपने उसका काल बता दिया, अव्यय बता दिए, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो दिस इज द इजी वे ऑफ अटेम्प्टिंग योर लैंग्वेज पेपर। और इस तरह आप अगर राइटिंग स्किल और ग्रामर को सुधार लेते हो, थोड़ा ध्यान देते हो, तो आपका 80+ आना इजी हो जाता है लैंग्वेजेस में। Thank you very much. God bless you. Keep practicing.